हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा आज का विषय सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 16, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकरण 16वां, प्रकाश का परावर्तन। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए चलते हैं प्रकाश के परावर्तन की ओर। और प्रकाश का परावर्तन जानना है तो हमें ये जानना होगा अपने प्रकृति से, क्योंकि हम पहला प्रकाश जो देखते हैं वो प्रकृति में ही देखते हैं। तो रात के अंधेरे की बात करें तो रात में हम बहुत सारे प्रकाश देखते हैं, क्योंकि सारा प्रकाश तो हमें अंधेरे में ही तुरंत नज़र आता है। तो हमारी जो आज की चर्चा होगी वो प्रकाश के स्रोत पर होगी कुछ। उसके बाद हम देखेंगे प्रकाश का संचरण कैसे होता है, किस मार्ग से होता है, और फिर प्रकाश का जो परावर्तन है और कुछ परावर्तन के नियम है उसे हम जानेंगे। और उसके बाद प्रकाश के परावर्तन से बने हुए कुछ यंत्र, परिदर्शी और बहुमूर्तिदर्शक इत्यादि हम देखेंगे। तो परिदर्शी देखेंगे, शोभादर्शी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश के स्रोत पर। ज़्यादा चर्चा इस पर नहीं करना है, फिर भी यह अंधेरी रात है और आप देख रहे हैं आसमान में टिमटिमाते हुए तारे। तो हमारे लिए वह भी एक प्रकाश का स्रोत ही है, क्योंकि उसमें भी रोशनी है। उसकी रोशनी हम तक नहीं पहुंचती, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा तारा है जिसे हम सूर्य कहते हैं, उसकी रोशनी तो हमें पता ही है। उसके बाद हम अंधेरी रात में अगर किसी घास के मैदान में हैं, समतल मैदान में हैं, पेड़ पौधों के बीच हैं, तो वहाँ पर कुछ कीटक उड़ते हैं जो कि हल्की हल्की रोशनी देते हुए चमकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जुगनू। हमें इस स्रोतों पर ज़्यादा चर्चा करनी नहीं है, इसलिए हम इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम और एक पिंड देखते हैं, चंद्रमा। वहाँ से भी हमें प्रकाश की किरणें आती हुई दिखाई देती हैं। तो ये रात के अंधेरे में हमने कुछ देखे प्रकाश की किरणों को। उसके अलावा फिर दिन में आते हैं तो बहुत तेज चमकता हुआ ये तारा सूर्य है। उसके अलावा कुछ कृत्रिम रूप से हम मानव निर्मित भी प्रकाश के स्रोत देखते हैं, जैसे कि ये मोमबत्ती है जलती हुई, और बल्ब है बिजली का, और फिर सेल से चलने वाला हमारा एक टॉर्च है। ये सब किसी न किसी रूप में प्रकाश की किरणें फैलाती हैं। तो ये प्रकाश के स्रोत हमने अभी देखे। इन स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश की किरणें कैसे ट्रैवल करती हैं, कैसे चलती हैं। तो क्या प्रकाश की किरणें इस तरह टेढ़ी मेढ़ी घूमते हुए आती हैं, या इस तरह बिल्कुल सरल मार्ग से
सीधे जाती है। पिछली कक्षाओं में हमने यह प्रयोग द्वारा देखा है कि प्रकाश टेढ़े मेढ़े रास्ते से नहीं जाता, बल्कि सरल सीधे रास्ते से वह ट्रेवल करता है, संचरित होता है। हमने कुछ प्रयोग द्वारा इसे देखा, याद कीजिए। कौन सा प्रयोग था वह? एक टॉर्च लेते हैं और सीधे जलाते हैं तो सामने अगर पर्दा है तो उस पर हमें रोशनी दिखाई देती है। अब बात आती है कि रोशनी सीधे गई या घूम कर गई। तो ये सीधा हमें वहाँ पर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, उजाला दिखाई दे रहा है। तो वह हो सकता है सरल मार्ग से किरणें वहाँ गई, वहाँ तक पहुँची, अथवा टेढ़े मेढ़े घूम कर वहाँ तक पहुँची। ये कैसे चेक करेंगे? तो हमने प्रयोग द्वारा यह देखा है। मोमबत्ती का प्रयोग आपने, ये बहुत फेमस प्रयोग है। हम पुट्ठा लेते हैं, समान ऊंचाई पर समान दूरी पर उसमें छेद है। 3 पुट्ठा लिया हमने, उसके आगे पीछे इस तरह रखा कि जो छेद है वो एक सीधी लाइन में नहीं है। दूसरी ओर से अगर हम देखें तो हमें मोमबत्ती नहीं दिखाई देती, क्योंकि मोमबत्ती की किरणें जो हैं वो पहले पुट्ठे से होकर आर पार जाती हैं, छेद में से निकलकर दूसरे पुट्ठे को टकराती हैं और वहीं पर रुक जाती हैं। उस पुट्ठे से आर पार वो निकल कर नहीं जा सकती, क्योंकि छेद तो दूसरी जगह है। तो इसका मतलब अगर वो टेढ़ कर घूम कर जाती तो हो सकता था इस तरह से घूमते हुए निकल जाएं और वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या करते हैं, पुट्ठे को सरकाते हैं थोड़ा सा और एक सीधी रेखा में इसको रखते हैं ताकि तीनों छेद एकदम सामने सामने हो जाए। तो हम देखते हैं प्रकाश की किरण जो है निकल कर जाती है और आँखों से हमें वहाँ पर दिखाई देता है दूसरी ओर। तो दूसरी ओर दिखाई दिया मतलब वह सीधे आई तभी दिखाई दिया, घूम कर तो आई ही नहीं, हमने पहले ही देख लिया। पुट्ठा सरका देते हैं अगर, फिर से दिखाई देना बंद हो गया, हमें वो मोमबत्ती सरल मार्ग में जाती है, प्रकाश की किरणें हमने देख लिया। तो प्रकाश का संचरण सरल रेखीय मार्ग से होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। एकदम स्ट्रेट सीधे ही सरल मार्ग से वह जाता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से, वक्र मार्ग से वह नहीं जाता है। तो ये पक्का हो गया। अब हम चलेंगे प्रकाश के परावर्तन की ओर। तो परावर्तन कैसे हो जाता है, हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। हमने देखा है कि प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो सीधे पर्दे पर रोशनी फैलाती है, ये तो मालूम है हमें। अगर बीच में कोई अवरोधक या पुट्ठा गत्ता डाल दिया हमने तो भी क्या पीछे रोशनी वैसे ही रहेगी? नहीं, बाधा आ जाने पर क्या होगा, यह जो प्रकाश की किरणें हैं वह आगे ही आकर रुक गई, यानी पीछे पर्दे पर नहीं पहुंची। बराबर। अब हम क्या करते हैं, टॉर्च को घुमाते हैं और एक दर्पण या आईना सामने रखते हैं इस तरह से अलग दिशा में। अब क्या होगा, टॉर्च से निकलने वाली किरणें दर्पण से टकराती हैं और हम देखते हैं कि पर्दे तक प्रकाश की किरणें पहुंच गई। लेकिन मैंने कहा वह तो टेढ़ी मेढ़ी जाती नहीं है, तो यहाँ टेढ़ी मेढ़ी जा कहाँ रही हैं, वह सीधे आईने पर गई, वहाँ से टकराकर मुड़ गई और फिर सीधे सरल मार्ग से पर्दे पर आ गई। मतलब प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठभाग से टकराएंगी तो वह मुड़ जाती हैं, लौट कर आती हैं, लौटा दी जाती हैं, यानी उनका परावर्तन होता है। तो इस तरह से हम आने वाली किरणें देख सकते हैं। आने वाली किरणों के कारण
हम वह दूर रखी मोमबत्ती भी देख पाते हैं। तो प्रकाश की किरणें वस्तु के पृष्ठभाग से टकराकर वापस लौटती हैं। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तित किरणें जैसे ही हमारे आंखों में आती हैं तो हमें वह स्रोत या वह पिंड दिखाई देता है, नजर आता है। वैसे ही प्रकृति में सूर्य की जो किरणें हैं वह हम परावर्तित कर सकते हैं किसी भी दर्पण द्वारा, समतल पृष्ठभाग द्वारा, चमकीले पृष्ठभाग द्वारा। आपने यह देखा होगा किस तरह आईने से टकराकर हम सूर्य की किरणों को वापस भेज सकते हैं। किसी पृष्ठभाग पर उसकी रोशनी इस तरह दिखाई देती है, या हम वहाँ खड़े रहें तो हमें भी उस आईने में सूर्य दिखाई देगा। सूर्य का मतलब चमकता हुआ हमें कोई भाग वहाँ का दिखाई देता है। तो परावर्तित किरणों के कारण हमें यह सूर्य यहाँ दिखाई दे रहा है, किसमें? आईने में, जबकि सूर्य कहीं अलग दिशा में है, घर के उस तरफ है। तो प्रकाश का परावर्तन सरल मार्ग में होता है और परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। परावर्तन न हो, जैसे कि अगर अंधेरा है, रात में क्या होता है, दिन में क्या होता है, तो दिन में पेड़ पर पड़ने वाले जितने भी किरणें हैं, जो भी हमारे आंखों तक पहुंचती हैं, हमें वो पेड़ का उतना हिस्सा दिखाई देता है। और अंधेरी रात में क्या होगा? उस पेड़ पर जो प्रकाश की किरणें ही नहीं पड़ रही हैं, तो परावर्तन नहीं हो रहा है, तो हमें वह वृक्ष दिखाई नहीं देता है। जबकि सूर्य की किरणें चंद्रमा पर आ रही हैं और चंद्रमा उसे परावर्तित करता है, हमारे पृथ्वी तक पहुंचती हैं वह किरणें, तो हमें चंद्रमा रात में दिखाई देता है। इतनी सारी जानकारी हमने प्रकाश के परावर्तन के लिए हमने जाना यह है। तो जितनी भी वस्तुएं हम देख पाते हैं परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। गाड़ी का अगला हिस्सा हम देख पाते हैं क्योंकि गाड़ी हमारे अगले हिस्से से परावर्तित किरणों को हमारे आंखों तक पहुंचाती है, तो हम वह भाग देख पाते हैं। कौन सा भाग? यह सामने वाला भाग। उसी प्रकार गाड़ी दूसरी दिशा में जाने पर हमें उसके पिछले भाग से आने वाली किरणें ही हम तक पहुंचती हैं, इसलिए हमें पिछला वाला हिस्सा दिखाई देता है। इस तरह दिखाई दे रहा है, तो यह भाग हमें दिखाई देगा। गाड़ी के दूसरी ओर अगर बड़ा सा आईना हो तो हमें आगे का भाग भी दिखाई देगा। अब हम चलते हैं समतल दर्पण का प्रतिबिंब। आईने में प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो प्रकाश के इसी परावर्तन के कारण बनता है। वो कैसा होता है उसे हम जान लेंगे। ये समतल दर्पण है। अगर उसके सामने हम खड़े हैं तो आईने में भी वो दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये बालक डांस कर रहा है और हमें वहाँ अंदर दिखाई दे रहा है। और ख़ास बात यह है, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार के बराबर ही दिखाई देता है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब है। बड़ा हो तो बड़ा ही दिखेगा, छोटा होगा तो छोटा ही दिखेगा। उसके बाद और एक खास बात है, वह दर्पण से समान दूरी पर लेकिन अंदर पीछे की ओर दिखाई देगा। जितना वस्तु दर्पण के सामने है उतना ही वो दूरी पर अंदर दिखाई देगा। दूरी बढ़ाने पर वस्तु की दूरी भी बढ़ जाती है। तो आकार समान लेकिन दर्पण से दूरी भी समान है लेकिन विपरीत ओर है। और एक खास बात है कि उसका लेफ्ट और राइट, दायां बायां पक्ष बदल जाता है।
हम खड़े रहते हैं तो हमारा राइट हैंड दर्पण में लेफ्ट हैंड हो जाता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है। वैसे ही यहाँ पर क लिखा हुआ है, उसका राइट और लेफ्ट हिस्सा दर्पण में उल्टा हो गया है। लेफ्ट वाला राइट दिख रहा है, राइट वाला लेफ्ट में दिख रहा है, इसलिए क उल्टा दिखाई देता है। जहाँ उल्टा रखे बाहर तो अंदर सीधा दिखाई दे रहा है। तो दर्पण के प्रतिबिंब में हमने कुछ विशेष गुणधर्म देखा। क्या देखा? तो दायां बायां पक्ष बदल जाता है और प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के से समान दूरी पर बनता है, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है और आकार उसका तो बराबर ही होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। ये कुछ गुणधर्म है समतल दर्पण के प्रतिबिंब का। अब हम चलते हैं, इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं, परावर्तन के नियम को जानते हैं। आखिर किस नियम से परावर्तन होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के नियम को जानना है तो उसमें से कुछ शब्दावली है, कुछ शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। कौन कौन से शब्द आएंगे? उनमें आएगा आपतित किरण, इंसिडेंट रे, यानी वो किरणें प्रकाश स्रोत से आती हैं, आने वाली किरणें को हम आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहते हैं। और फिर दर्पण पे टकराती हैं, टकराने के बाद जिस बिंदु पे वो टकराती हैं वह आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। टकराने के बाद परावर्तन तो होगा ही, तो परावर्तित किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिव रेस, यानी जो किरणें लौटकर वापस आती हैं। तो आपतित किरण किसी बिंदु पर टकराएंगी, वह बिंदु और दर्पण के बीच में एक जो लंब रेखा खींचेंगे उसे हम अभिलंब कहते हैं। ये हम आगे समझेंगे, जिसे नॉर्मल एन अक्षर से दर्शाते हैं। आपतन कोण, तो नॉर्मल से अभिलंब से आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होता है, इंसिडेंट एंगल आई से दर्शाते हैं। अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच का कोण रिफ्लेक्टिव एंगल होता है, जिसे आर से दर्शाएंगे। तो ये 6 शब्द हैं, इन्हें जानना है हमें। तो हम बहुत आसान है, यहाँ हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम प्रयोग देखेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक समतल दर्पण है ये। प्रयोग के लिए दर्पण जरूरी। हम उसे क्या करते हैं, आड़े रख देते हैं, इस तरह से समतल बनाकर लेटा दिया हमने। प्रयोग के लिए बुक में बनाने के लिए दर्पण इस तरह से रखा गया है। लाइन वाला हिस्सा मतलब दर्पण का पीछे का भाग है। दर्पण का नाम दे दिया हमने PQ। अब एक किरण जो आती है, तो ये आने वाली किरण है, प्रकाश स्रोत से निकलकर आने वाली किरण है। इसी को कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो आपतित किरण, आने वाली किरण, हमने कहीं पर बिंदु नाम ए दे दिया उसको। तो किसी दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, जो किरण उस पर पड़ती है। उसके बाद वह टकराकर किसी बिंदु से टकराती है और परावर्तित वापस लौटती है, जिसे कहते हैं परावर्तित किरण। नाम दे दिया हमने उस पर एक बिंदु P। तो परावर्तित किरण क्या हुआ कि परावर्तन के कारण वापस जो किरण लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो आने वाली किरण और लौटकर जाने वाली किरण, ये किरण आपतित किरण जहाँ पर आईने से टकराती है वहाँ एक बिंदु है, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। इसको O नाम दिया हमने। तो बहुत सरल सी परिभाषा है, बिंदु क्या है, आने वाली किरण क्या है और लौटकर जाने वाली किरण क्या है। इसी आपतन बिंदु पर दर्पण पर जो लंब बनता है,
किसी दर्पण के परावर्तक सतह का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। वो यहाँ पर है, वो मैंने अभी बताया। इस आपतन बिंदु पर से दर्पण पर अगर लंब खींचे सीधे सीधे 90 अंश का कोण बनाते हुए, एक काल्पनिक रेखा है ये सब, तो ये जो लंब है यह अभिलंब कहलाता है। नॉर्मल एन, यही अभिलंब है। अभिलंब के एक तरफ आपतित किरण है, दूसरी तरफ परावर्तित किरण है, बीच में अभिलंब होता है, ये ध्यान रखना है। तो आपतन बिंदु पर दर्पण के परावर्तक सतह के लंबवत समकोण बनाती रेखा को अभिलंब कहते हैं, ये आपने जान लिया। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये 4 बातें हमने जान ली। अब बच गई सिर्फ 2 बातें। कौन सी? यह एक कोण, कैसा कोण है ये? आपतित किरण और अभिलंब के से बनने वाला इंसिडेंट एंगल। तो ये आपतन कोण हो गया, क्योंकि आपतित किरण से बन रहा है अभिलंब के द्वारा। ध्यान दो, ये दर्पण से नहीं, अभिलंब से बन रहा है। तो आपतन कोण हमेशा अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है, जिसे आई नाम देते हैं। और तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण आई से दर्शाते हैं। फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण। कितना आसान है ये, जिसे हम रिफ्लेक्टिव एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल आर कहते हैं। तो आसान सी सारी बातें हैं ये। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु, अभिलंब। और ख़ास बात ये है, अगर माप चेक करें तो आई का जो माप है, यानी कोण आई जो है, वो हमेशा आर के बराबर होता है। तो आई और आर यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होते हैं। जब भी समतल दर्पण से परावर्तन होता है तो बनने वाला आपतन कोण, परावर्तन कोण, दोनों का माप समान होता है। तो परावर्तन के हमें 3 नियम मिलते हैं। हम इन सभी जानकारियों को 3 नियम में बांधेंगे। पहला, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम याद हो गया बहुत आसानी से। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों देख रहे हैं ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण आकृति में दिखाई दे रहा है, ये सब एक ही प्रतल में होते हैं। यानी एक पेपर पर ये सभी आ सकते हैं, एक प्रतल में सभी आ सकते हैं, ये कहीं यहाँ वहाँ मुड़ते नहीं, एक प्रतल में ही होते हैं। और अभिलंब के कारण क्या होता है, वह तीसरा नियम में आ जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये दोनों क्या है, अभिलंब के विपरीत ओर होते हैं। अलग अलग है ना, अभिलंब के लेफ्ट में आपतित है तो राइट में परावर्तित है, अगर राइट में आपतित होगा तो लेफ्ट में परावर्तित होगा। तो विपरीत ओर, ये दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत ओर होती हैं। अभिलंब उन्हें अलग करता है। तो अभिलंब से विपरीत ओर आपतित और परावर्तित किरणें होती हैं। 3 नियम मिला हमें परावर्तन के, कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही प्रतल में होंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत ओर अलग अलग ओर होंगे या होते ही हैं। ये 3 परावर्तन के प्रमुख नियम हैं। इन्हीं नियमों पर आधारित बहुत सारे हम वस्तुएं, यंत्र देखते हैं। परावर्तन 2 प्रकार से होगा। अभी हमने देखा एक समतल भाग था आईने का, उस पर परावर्तन। अगर भाग समतल ना हो, खुरदरा हो तो क्या होगा? इसलिए परावर्तन पृष्ठभाग के अनुसार 2 भागों में हो सकता है, 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो समतल भाग से बनने वाला नियमित परावर्तन, जिसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन, जिसमें आपतित और परावर्तित किरणें, आपतित समांतर किरणें हैं तो परावर्तन भी समांतर ही होगा। दूसरा है अनियमित परावर्तन, ये खुरदरे भाग पे, असमतल भाग से जो परावर्तन होता है।
तो नियमित परावर्तन हमेशा समतल चिकने भाग पर होगा और अनियमित परावर्तन हमेशा खुरदरे भाग पर होता है। तो चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहेंगे और खुरदरे पृष्ठभाग से होने वाला परावर्तन अनियमित परावर्तन होता है। ध्यान से देखेंगे, नीचे एक सीधी लाइन है, समतल भाग कहेंगे, और टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, अनियमित भाग है। अगर आपतित किरण समांतर है तो परावर्तित किरण समांतर हो रहा है, नियमित परावर्तन। जबकि अनियमित में आपतित किरण समांतर होने के बाद भी परावर्तन के बाद वो अलग अलग दिशा में चली जा रही हैं, इसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। टेढ़े मेढ़े कोई भाग हो, लकड़ी हो, खुरदरा, पेड़ पौधा, पत्थर, सब ये खुरदरा भाग है तो अनियमित परावर्तन होता है। तो किसी चिकने पृष्ठभाग से होने वाला परिवर्तन नियमित परावर्तन होता है, उसको देख लेते हैं। तो ये समतल चिकना भाग है, एक किरण आई, यह अभिलंब, उसके दूसरी ओर परावर्तित किरण, दूसरी समांतर किरण आई, यह अभिलंब। हर किरण का अभिलंब अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग बिंदु से वो टकरा के, यानी उनका जो बिंदु है वह अलग अलग है, आपतन बिंदु। तीसरी एक किरण जो कि समांतर ही है, तीनों आपतित किरण समांतर हैं, परावर्तन के बाद भी उसी तरह समांतर ही है, तो ये नियमित परावर्तन है। चिकने भाग पर इसी तरह से परावर्तन होता है। तो समांतर आपतित किरणें हैं तो समांतर परावर्तित किरणें हैं, ये नियमित परावर्तन है। अनियमित भाग में क्या होता है? ये खुरदरा भाग है। तो परावर्तन का नियम तो वही कहता है कि आने वाली किरणें यानी परावर्तित होंगी, चाहे कैसा भी भाग हो। तो ये टकराई और इसका जिस भाग पे टकराती है वहाँ पर अभिलंब आएगा, अभिलंब के दूसरी ओर परावर्तित किरण जाएगी, तो ये परावर्तित हो गई किरण। दूसरी एक किरण आती है, मान लीजिए समांतर है आपतित किरण के पहले वाले, लेकिन वहाँ का पृष्ठभाग अलग है और वहाँ का अभिलंब कुछ इस तरह से है, तो परावर्तित किरण भी ठीक इस तरह चली गई। दोनों परावर्तित किरणें देखिए तो अलग अलग दिशा में जा रही हैं। तीसरी परावर्तित आपतित किरण आई समांतर ही, लेकिन पृष्ठभाग खुरदरा है, कुछ अलग है, उसका लंब इस तरह से है, वो पृष्ठभाग पर लंब, तो परावर्तित किरण दूसरी ओर जाएंगी। तो तीनों परावर्तित किरणें अलग अलग दिशा में जा रही हैं, तो समांतर आपतित किरणों के बाद भी परावर्तित किरणें समांतर नहीं है, फैल जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो अनियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं, यहाँ वहाँ अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। तो इन्हीं प्रकाश के परावर्तन के नियम के आधार पर अब कुछ यंत्रों को देखते हैं। सबसे पहला यंत्र है परिदर्शी, पेरिस्कोप। बहुत सिंपल सा यंत्र है, बहुत काम की चीज़ है, तो हम पहले जान लेते हैं। तो परावर्तित प्रकाश का परावर्तन गुणधर्म पर आधारित है। मतलब क्या कि प्रकाश का परावर्तन एक बार होता है, अगर हम परावर्तित किरणों के बीच फिर से एक आईना लगा देंगे तो वापस परावर्तित हो जाएगा, यानी दो आईना पर उपयोग में लाएंगे तो किरणें परावर्तित होकर वापस परावर्तित होकर फिर से लौटती हैं। तो हम कई परावर्तन भाग लगाएं तो किरणें टकरा टकरा कर वो यहाँ वहाँ लौटती रहती हैं। जैसे कि ये दो आईना, यहाँ से आपतित किरणें अगर उस आईने को टकराती है तो परावर्तित होकर अगर हम दूसरे आईने की तरफ ले जाएं उसको, तो क्या होगा, वह आईना फिर से परावर्तित कर देगा किरणों को, यानी परावर्तन किरण हो गई, परावर्तित किरण का फिर से परावर्तन हो गया, दो बार परावर्तन। इसका मतलब अगर यहाँ पर कोई वस्तु है, उससे आने वाली किरणें, तो उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखेगा, और यहाँ से आने वाली किरणें
दूसरे दर्पण में दिखाई देंगी, और तो वस्तु वहाँ दूसरी जगह से देखने पर वह नींबू दिखाई दे रहा है आईने में, और दूसरे आईने के सामने अगर हम खड़ा होकर इस तरफ से देखिए जहाँ किरणें आ रही है, तो हमें वहाँ भी नींबू दिखाई दे रहा है उस लड़के को, जबकि वास्तव में वह नींबू कहाँ है? लड़के के सिर के पीछे। फिर भी वो सामने नींबू को देख रहा है। तो ये परावर्तित किरणों का परावर्तन के कारण संभव हुआ है। तो परावर्तन का परावर्तन होने पर वस्तु का प्रतिबिंब मूल वस्तु के समान सीधा ही दिखाई देता है, एकदम दायां दायां बायां बायां होता है, क्योंकि 2 बार वह उलट गया मतलब सीधा हो गया। इसी गुणधर्म पर परिदर्शी है, जिसमें 2 दर्पण का उपयोग होता है। 2 समतल दर्पण इस तरह से एक खोखे में लगाते हैं। 3 टुकड़े हैं, ध्यान से देखिए, पाइप की तरह खोखा। अब दर्पण 2 जगह किस तरह फिट करते हैं? दर्पण को हमने तिरछा रखा, ऊपर और नीचे इस तरह से एक दूसरे की तरफ मुंह करके चमकता हुआ भाग आमने सामने है दोनों दर्पण का। अब उस खोखे में एक तरफ काट के एक बॉक्स ये लगाते हैं, दूसरी विपरीत दिशा में इस तरह लगाते हैं, तो ये जेड आकार का परिदर्शी बन गया। क्या खास बात है इसमें कि नीचे की ओर अगर हम झांके उस खिड़की से, तो हमें दूसरी ओर जो वस्तु है वो दिखाई देगी। तो बॉक्स कटा हुआ है ताकि हमें आईना दिखाई दे, ऊपर भी उस कटा हुआ है, वहां पर भी आईने में किरणें आएंगी। तो प्रकाश की किरणें आती हैं, पहले दर्पण से टकराकर परावर्तित होती हैं, दूसरे दर्पण पर जाती हैं, वहां से टकरा के परावर्तित होती हैं, और फिर वह आंखों तक पहुंचती है। तो इस तरह से आने वाली किरणें आंखों तक पहुंचती है, अलग अलग दिशा में हुआ है, फिर भी हमें वस्तु दिखाई दे रही है। ऊंचाई पर होने के बावजूद हमें वह दिखाई दे रहा है, परावर्तन के कारण। तो परावर्तन का परावर्तन होने के पर वस्तु का प्रतिबिंब मूल वस्तु के समान सीधा दिखाई देता है। इसका उपयोग बहुत जगह होता है, अलग अलग आकार लंबाई अलग अलग लेंस लगाकर परिदर्शी बनाया जाता है। खासकर पनडुब्बी पानी के जहाज में इसका बहुत उपयोग होता है कि पानी के अंदर से दुश्मन के जहाज को या वस्तु को, पिंडों को हम अंदर ही अंदर से बाहर की ओर देख सकते हैं। पनडुब्बी जैसा कि हम जानते हैं पानी के अंदर ही चलती है, तो उसे बाहर की वस्तु दिखाई कैसे देगी? तो उसमें परिदर्शी लगा होता है, अलग अलग आकार के। यह एक नमूना है केवल। तो पानी के अंदर जाने पर केवल एक हिस्सा सिरा खिड़की बाहर होती है, उसी से किरणें अंदर आती हैं और फिर वस्तु हमें दिखाई देती है। तो पहला यंत्र था परिदर्शी, दूसरा है शोभादर्शी या चारुदर्शी, बहुमूर्ति दर्शक, कैलिडोस्कोप। ये क्या है? तो यहाँ 2 बार परावर्तन, यानी घूम घूम कर कई बार परावर्तन यहाँ होता है 3 आईने के कारण। कैसे? ये 3 आईना इस तरह लगाते हैं,
प्रिज्म की तरह त्रिभुजाकार रचना करते हैं, उसको एक दूसरे से जोड़कर तीनों आईने के जो समतल भाग हैं वह एक दूसरे के सामने हैं, तो अंदर ही अंदर सारा आईना आमने सामने है। इस तरह यह एक आईना है, जोड़कर बना दिया गया त्रिभुजाकार प्रिज्म जैसा। बाहर से उसको बेलनाकार पाइप में उसको डाल देते हैं सुरक्षित रहने के लिए। इस तरह से दर्पण अंदर, बाहर से उसको आवरण लगा दिया हमने, और आर पार इस तरह देखा जा सकता है। तो ये आधा काम हो गया। अब इसे क्या करेंगे, एक तरफ देखने का दृश्य भाग जहाँ से देखा जाता है, दर्शक भाग, उसको गोल ढक्कन लगाते हैं काट कर, बीच में छेद रखते हैं ताकि उसमें से देखा जा सके। दूसरी ओर एक मोटा ढक्कन बनाते हैं जिसमें हम रंगीन वस्तुएं रखेंगे, वह हमें दिखाई देगा छिद्र से देखने पर राइट साइड से। इस तरह से फिट करते हैं। दूसरे जो छोटा भाग है ढक्कन, उस पर कुछ इस तरह भाग लगाते हैं एक टुकड़ा, ताकि रोशनी अंदर हल्की हल्की आ सके। तो इस तरह से यह एक शोभादर्शी तैयार हो जाता है। यह यहाँ से देखा जाएगा छिद्र से। कुछ इस तरह से फिर डिज़ाइन अच्छे से रंगीन कागज़ लगा के बना दिया जाता है, और अंदर चूँकि रंगीन वस्तुएं रखी गई हैं, उसको जब हम घुमाते हैं तो उसमें परावर्तन के कारण एक ही वस्तु की कई प्रतिबिंब बनती है। तो वह हम घुमाते रहने पर इस तरह से वह हिलता जुलता हमें दिखाई देता है और सुंदर रचना दिखाई देती है। तो यह शोभादर्शी, चारोदर्शी, बहुमूर्तिदर्शी यंत्र। तो ये रहा हमारा परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और इस पर आधारित स्वाध्याय बहुत आसान है और आप आसानी से कर लेंगे। पहला है, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। समतल दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आप याद कीजिए। आपतन बिंदु पर जो लंब है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब। वेरी गुड। दूसरा है, लकड़ी के पृष्ठ भाग से होने वाला प्रकाश का परावर्तन। लकड़ी के पृष्ठ भाग पे पूरा परावर्तन कभी नहीं होता, मतलब वो बिखर जाता है, एक दिशा में नहीं जाता है, मतलब वह अनियमित प्रकार का परावर्तन है। अगला है कैलिडोस्कोप। शोभादर्शी का कार्य क्या है, ये परावर्तित प्रकाश का परावर्तन, बार बार परावर्तन गुणधर्म पर आधारित होता है। अगला है, कुछ प्रश्न हैं परावर्तन के नियम पर। समतल दर्पण और परावर्तित किरण के बीच 40 अंश का कोण है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप बताइए। चलिए कुछ आकृति वाला समझते हैं। ये समतल दर्पण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और अभिलंब है। प्रश्न में कहा गया है कि अभिलंब और नहीं, परावर्तित किरण और समतल दर्पण के बीच ये जो कोण है ये 40 अंश का है। ओके, तो बताना है आपतन कोण यानी आई और आर, है ना। आसान सी बात। कैसे हल करेंगे, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर हमें पता ही है, वो लिखेंगे। नियम के अनुसार अभिलंब चूंकि दर्पण पर लंब होता है, 90 अंश का कोण बनाते हैं। इसका मतलब जो आर और 40 है वो मिलाकर समकोण होगा, यानी 40 + आर बराबर 90 अंश। तो आर कितना हो जाएगा, 90 में से 40 घट जाएगा, और आप आसानी से बता देंगे कि यह 50 अंश का हुआ। तो आर अगर 50 अंश का है तो हमें पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप समान होता है, तो आर और आई बराबर होंगे और वो होगा 50 अंश का। तो बहुत आसानी से हमने बता दिया, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हुए 50 अंश के, है ना। आसान सा उत्तर, आसान सा सवाल। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं।
दर्पण और परावर्तित किरण, यहाँ भी वही हाल है। 23 अंश का कोण बनता है तो आपतित किरण का आपतन कोण बताना है। तो दर्पण है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब। दर्पण और परावर्तित किरण के बीच 23 अंश का कोण है तो हमें बताना है आपतन कोण यानी आई का मान। तो पहले आर निकालेंगे, सेम वही लिख लेंगे, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। नियम के अनुसार आई आर और 23 जो मिला के वो 90 अंश का होगा, क्योंकि अभिलंब तो लंब होता है दर्पण पर। तो आर बराबर हो गया 90 ऋण 23, घटाने पर 67। तो आर और आई दोनों हो गए 67। इसका मतलब आपतित किरण का आपतन कोण 67 डिग्री 67 अंश का हुआ। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।